नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और सारा इंडिया के निवेशक और सारा इंडिया के खिलाफ आंदोलन, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इन सब मुद्दों पर बातें करने के लिए हमसे जुड़े हैं वरिष्ठ वकील और सोशल एक्टिविस्ट सुमेंदर ढाका जी। सुमेंदर ढाका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। मेरा पहला ही प्रश्न है कि 15 नवंबर को जो नोएडा सहारा का ऑफिस है वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें सारा निवेशकों ने अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन तक यदि उनका भुगतान नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, ट्रैक्टर ट्राली लेकर आएंगे और गेट तोड़कर घुस जाएंगे। और आप उस आंदोलन में मुख्य भूमिका में थे। तो अल्टीमेटम का समय पूरा हो चुका है, आगे क्या रणनीति है? देखिए, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं इसमें बताऊं कि सहारा समूह द्वारा जो फ्रॉड किया गया है उसके संबंध में मुझे करीब एक साल पहले इसमें पता चला था। हमारे जिले में भी कुछ इनके जो निवेशक थे और जो सहारा समूह के कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुझे बताया कि सहारा समूह द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में जो हाउसिंग से रिलेटेड योजनाएं थी उसमें निवेशकों का काफी पैसा, करोड़ों रुपया हमारे जनपद से जमा कराया है। और जैसे उन्होंने वादा किया था कि एक निश्चित समय के बाद, मैच्योरिटी पूरी होने के बाद, एक निश्चित लाभ के साथ वो पैसा लौटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो सहारा समूह उस पैसों का गबन कर गया, अब लौटाने से इनकार कर रहा है। मेरे सामने जो भी कार्यकर्ता सहारा समूह के आए तो मैंने उसकी पीड़ा को सुना, तो वास्तव में मुझे बड़ा धक्का लगा कि कैसे कोई व्यक्ति जो सहारा समूह के जितने कार्यकर्ता थे, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो सहारा श्री को अपने पिता से भी ज्यादा मानते थे। और उन्होंने जनपद से, मेरे जनपद से, बागपत जनपद से करीब 11-12 करोड़ रुपए, 3,000 निवेशकों का, एक जनपद की बात मैं कर रहा हूँ, तो उससे लेकर वो सहारा उसमें जमा किया। लेकिन उन्होंने एक निश्चित मैच्योरिटी के बाद उसको लौटाने से इनकार कर दिया। वो सीधा सीधा फ्रॉड था। वो साथी मेरे पास आए और वो बिल्कुल इतने हताशा थे, इतने निराशा में थे कि वो आत्महत्या करने की सोच रहे थे, क्योंकि जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया था वो उनको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तब मैंने उनकी मुसीबत को समझा, उनको पुलिस अधीक्षक के यहाँ भेजा, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तब मैंने कोर्ट के माध्यम से सहारा समूह के खिलाफ, करीब सुब्रत राय के खिलाफ, एक साल पहले हमने एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सहारा श्री, सुब्रत राय और उनके 22 अधीनस्थ के कर्मचारियों के खिलाफ एक साल पहले बागपत में एक एफआईआर दर्ज होती है फ्रॉड की। उसके बावजूद एक साल तक कोई पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन को भी जरा से भी आगे नहीं बढ़ाता। तब मैं निराश होकर, जब मैंने उन साथियों से पूछा, वो साथी मेरे पास आए कि उनकी एफआईआर, वो बोले कि एफआईआर होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तब हमने कहा कि चलिए चल के उनके हेड ऑफिस पे हम धरना देते हैं। और उस जिस दिन आप बात करें 15 नवंबर को, उस दिन जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें मैं शामिल था। मैंने खुद, क्योंकि मेरा स्वयं का कोई पैसा उसमें नहीं लगा हुआ, लेकिन जो मैंने निवेशकों का देखा, मुझे लगा कि एक लोक कल्याणकारी राज्य में, एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट हमारा है, लोकतांत्रिक राज्य, उसमें क्या कोई व्यक्ति इतना फ्रॉड कर सकता है? और फ्रॉड करने के बाद भी क्या उसको सरकार का इस तरह से संरक्षण मिलना चाहिए? तब हम लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने चेतावनी दी थी कि यदि हमारा पैसा, निवेशकों का पैसा यदि वापस नहीं किया जाएगा तो हम लोग यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से हम उस घोषणा से पीछे नहीं हटे हुए। अभी वर्तमान में कुछ सर्दी ज्यादा चल रही है, हम लोग उसके संबंध में अपनी योजनाएं बना रहे हैं। सभी निवेशकों से, जो कार्यकर्ता थे, उन सभी से संपर्क किया जा रहा है। और अतिशीघ्र हम लोग जो है सहारा समूह का जो नोएडा कार्यालय, उस पर जाकर न केवल आंदोलन करेंगे, और मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे लिए भी बहुत पीड़ा की बात होती है कि जब कोई व्यक्ति इसमें कानून के राज में, कानून के संरक्षण देने वाले राज्य सरकारों के अंतर्गत यदि ऐसा फ्रॉड करता, तो हम लोगों को मजबूर होकर गांधी के रास्ते को अपनाना पड़ता है, सत्याग्रह को करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। तो हम निश्चित रूप से उसमें अपना कार्य करेंगे। और सहारा समूह द्वारा जो निवेशकों के साथ फ्रॉड किया गया, उसको किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ढाका जी, आप पेशे से वकील हैं, तो ये चिटफंड कंपनियां जो है न, लोगों को कैसे ठग लेती हैं? देश में कानून भी है, सरकारें भी हैं और तमाम तंत्र हैं। देखिए सर, ऐसा ना, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, हमारी जो सरकारें हैं, इस देश में भोले भाले लोग हैं, इस देश में गरीब लोग बहुत हैं,
वो दिन रात अपनी गाड़ी, जो मेहनत की कमाई होती है, खून पसीने की कमाई होती है, वो उनको एक छोटी छोटी जमा पूंजी में सोचते हैं कि इसको जमा करा देंगे तो एक निश्चित समय के बाद हमारे, सपोज करो यदि वो कोशिश करता है कि सुबह से शाम तक उसने 100 रुपए कमाए, तो सोचता है कि यदि मैं 100 रुपए अपने घर में रखूंगा और तो उसको कोई कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, तो उसको छोटे छोटे निवेश के रूप में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। और उसको जब ये बताया जाता है कि आप मेरे यहाँ 100 रुपए आज जमा करेंगे तो एक महीने बाद उसको 110 या 120 रुपए मिल जाएंगे, तो उस चक्कर में आकर बेचारा अपने जीविका को या अपने जो जमा धन की पूंजी उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं यही मानता हूँ कि एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट का, एक लोक कल्याण के राज्य का ये फर्ज होता है कि यदि कोई चिटफंड कंपनियां, यदि उसकी मंशा उनकी कहीं लोगों को चीट करने की है, धोखा देने की है, तो वो लोगों के साथ खड़े हो और उनके फ्रॉड यदि वो कर रहे हैं तो उसको दंड दे। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि मैं इसमें मतलब अभी जो हमारी वित्त मंत्री है सीतारमण जी, उन्होंने खुद लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये कहा है कि उन्होंने एडमिट किया है कि 3 करोड़ निवेशकों का पैसा सारा इंडिया में जमा है, वो इस चीज को मानती है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम अभी इसी पे, ये इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि निवेशकों का जो पैसा जमा है उससे उनको किस प्रकार की हानि हो रही है। मतलब कमाल की बात है, वो ये मान रहे हैं कि निवेशकों का पैसा जमा है। जब एक बार ये मान लिया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी निवेशकों का या गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, जो छोटी छोटी जमा पूंजी होती है उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई की, उसको लिए बैठा है, और वो कोई मामूली रकम नहीं है, वो अरबों में है, लाखों करोड़ रुपए की। यदि करोड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए, यदि करोड़ों निवेशकों का अरबों रुपया हमारी वित्त मंत्री मान रही है कि वो ठगा गया है, तो वो कोई प्रयास नहीं कर रही। मेरा अपना मानना है कि जितनी चिटफंड कंपनियां हैं, इन पे सरकार की नजर रहनी चाहिए, सरकार की पैनी नजर रखनी चाहिए, और सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चिटफंड कंपनियां किसी आम नागरिक के साथ कोई धोखा ना कर सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा जागरूक माना जाता है और बड़े अड़ियल लोग माने जाते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, उसके बारे में बोला जाता है कि जब लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोल नहीं सकते थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो गई थी। और जो ये 15 नवंबर को जो प्रोटेस्ट था, मैंने देखा अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का पैसा मार लिया सारा इंडिया ने, और वहां पर किसान यूनियन का बड़ा वजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो क्या आपकी भारतीय किसान यूनियन है, उसका भी समर्थन है इस प्रोटेस्ट को? बिल्कुल। जो हमारे सारस के कार्यकर्ता थे, वो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, राकेश टिकैत जी, उनके साथ भी मिले थे, उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया था कि कैसे कोई व्यक्ति इस तरह सरकार के संरक्षण में फ्रॉडगर्दी कर सकता है। तो किसान यूनियन के सब साथी इसमें साथ हैं, किसान यूनियन जो इसमें साथ है। और मेरा मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो क्रांतिकारियों की धरा रही है। 1857 से लेकर और आजादी के, जंग आजादी की लड़ाई तक, 1947 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने या यहाँ के नौजवानों ने अपना अहम रोल अदा किया है। और ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है कि जब अभी गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, जब 3 काले कानून इस सरकार ने पारित किए थे, तो उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का यदि किसी ने काम किया था, तो सरकार को झुकाने का काम किया, तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने ही किया। तो हमारे लिए गर्व की बात। तो ये माना जाए जो नोएडा दिल्ली जोन पर सहारा के नोएडा ऑफिस पर प्रोटेस्ट होगा, वो किसान आंदोलन का जो गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ था उसकी तर्ज पर होगा। बिल्कुल प्रयास करेंगे हम लोग, आम लोगों को जोड़ने की, सभी किसान मजदूरों को जोड़ने की, और उन लोगों को भी जोड़ने की। क्योंकि इस देश में एक बड़ी विडंबना है कि जिसके साथ फ्रॉड होता है, जिसके साथ चीटिंग होती है, वो ही अपनी लड़ाई लड़ता, दूसरा बंदा उसकी साथ नहीं देता। किसान आंदोलन में भी कुछ हद तक ये बात हुई थी, जबकि वो रोजी रोटी की लड़ाई थी। जो शहर में रह रहा था, जिसको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है, वास्तव में किसानों ने तो उसकी लड़ाई को भी लड़ा था। वो तो रोजी रोटी जो छीनने का, जो निवाला छीनने का, जो शहर में रह रहा, उसकी लड़ाई थी। तो हम लोग कोशिश करेंगे, यही कोशिश करेंगे कि इस देश में जहाँ कहीं भी अन्याय हो, जहाँ कहीं भी फ्रॉड हो, जहाँ कहीं भी धोखाधड़ी हो, हम सब लोगों को, हम हमारे सभी नागरिकों का ये पवित्र कर्तव्य है कि उस धोखाधड़ी के खिलाफ, उस नाइंसाफी के खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट मानी जाती है, विशेष रूप से गन्ना किसान। चौधरी चरण सिंह जी से लेकर महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत, तमाम नेता जो है किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की अनगिनत समस्याएं हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सच्चाई ये है कि इस देश में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आए हैं किताबों से। लेकिन वास्तविक सच्चाई है कि आजादी के बाद से यदि कुछ नेताओं को छोड़ दे, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत जी, या
दूसरे हिस्से में देश के शरद जोशी जी से ऐसे हुए, कर्नाटक में नंदना स्वामी जी हुए, तो उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है। लेकिन सरकार कभी भी ना किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनका आय को बढ़ाने के लिए कभी कोई सीरियस कार्यक्रम नहीं चलाया। ये एक कटु सच्चाई है और आपको ये देखना होगा। देखो, मैं सदा से मानता हूँ पेशे से वकील जरूर हूँ, लेकिन मैं भी जो आता हूँ एक किसान परिवार से आता हूँ। आज भी मेरे घर में खेती हो रही है, पशुपालन का कार्य हो रहा है। मेरा अपना मानना है कि यदि कोई वास्तविक उत्पादक है इस दुनिया में, तो केवल और केवल किसान होता है। ये किसान की मेहनत, उसकी खून पसीने की मतलब वो होती है, कमाई होती है कि वो एक दाना इस पृथ्वी के अंदर डालता है और अपने पसीने से उस एक दाने को 30 दानों में, 40 दानों में, 50 दानों में कन्वर्ट करता है। और ये मेरा मानना है कि वास्तविक उत्पादक यदि कोई है इस देश में, तो केवल और केवल किसान। कारखाने में जो माल पैदा होता है वो वास्तविक उत्पादक नहीं है। कारखाने में क्या होता है, एक माल का जो क्या है रूप बदल दिया जाता है। यदि आलू खरीदेंगे तो उसको चिप्स में परिवर्तित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक आलू के बदले में वो वहां पे 500 क्विंटल चिप्स पैदा कर देंगे। ये क्या है, कारखानों में एक ऊर्जा का एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। लेकिन एक किसान की हिम्मत होती है कि वो इस धरती माता के अंदर एक बीज डालता है और उस बीज को 50 बीजों में कन्वर्ट करता है। एक ऊर्जा को डालता है और उसमें से 50 ऊर्जा को लेता है, ये किसान करता है। लेकिन दुर्ख की बात है कि कृषि प्रधान देश में ही किसानों की समस्या के ऊपर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं, माल कहाँ पैदा होता है, उत्पादन के दो ही क्षेत्र हैं, या तो धरती से किसान पैदा करता है, या कारखाने से कौन पैदा करता है, कारखाना मालिक पैदा करता है। लेकिन कमाल के देखिए, जो कारखाना मालिक है जब वो कारखाने में अपना उत्पादन करता है तो उस पर आय लागत को कौन तय करता है, कारखाना मालिक तय करता है। वो कितने बार किस कीमत पर उसको बेचेगा, उसको कौन तय करता है, कारखाना मालिक तय करता है। लेकिन जो किसान अपनी खून पसीने की मेहनत से इस धरती से अनूप जाता है, उसकी लागत कितनी आई वो कौन तय करेगा, एसी कमरों में बैठे हुए वो लोग तय करेंगे जो कभी खेती किसानी का जिन्होंने मुंह नहीं देखा। वो कितने दामों पे बेचा जाएगा वो वे लोग तय करेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस देश में, ये कृषि प्रधान देश है, इस देश में किसानों की खेती पर कितनी लागत आ रही है इसको भी तय करने का अधिकार किसानों को होना चाहिए, और किस दाम पर वो अपनी फसल बेचेगा उसका भी अधिकार जो है वो किसानों को होना चाहिए। और इस देश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हमने गन्ना किसानों को टोटल भुगतान कर दिया। पिछले सत्र का उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को अभी तक बकाया है। और कमाल की बात ये देखिए, नए सत्र जो अब चले हुए करीब 2 महीने हो गए, आज तक किसानों को ये पता नहीं है कि मेरा गन्ना किस मूल्य में मुझको बेचना है। वो अपना गन्ना मिलों पे जाके डाल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि इस गन्ने का मूल्य जिसको अपने खून पसीने की मेहनत से, मतलब ये देखिए, जून की भयंकर गर्मी में और जनवरी की भयंकर सर्दी में खेतों में रहकर जिस गन्ने को उसने तैयार किया, जिस फसल को उसने तैयार किया, उसको नहीं मालूम कि उसका मूल्य कितना मिलेगा और कब मिलेगा। और ये किसानों के साथ सीधा सीधा अन्याय है। तो मेरा अपना मानना है कि इस देश में, जी सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक उंगली उठने लगी है किसानों पर कि वो गन्ना ही क्यों उपजाते हैं और दूसरी फसल क्यों नहीं उपजाते हैं। और पिछले साल जो है योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था कि भाई शुगर से तो नुकसान होता है, और आप गन्ना ही क्यों उपजाते हो, दूसरी फसल उपजाइए। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, वो तो उनकी नासमझी है कि वो ये मानते हैं कि चीनी खाने से जो है शुगर होती है। शुगर होने के अलग दूसरे कारण होते हैं। यदि किसी को मधुमेह डायबिटीज होती है तो डायबिटीज इसलिए नहीं होती कि वो ज्यादा शुगर खाता है। आज भी हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1-1 किलो गुड़ जो है एक दिन में खा जाते हैं, उनको कभी शुगर नहीं है। शुगर होने का दूसरा कारण। लेकिन अब ये आप कह रहे गन्ना ही क्यों उपजाते, देखिए गन्ना थोड़ी सी एक प्रकार की ऐसी फसल है जो गन्ना को हम ये मानते हैं कि मजबूत फसल, वो थोड़ा जो प्रकृति का प्रकोप है उसको भी सहन कर लेती है। इस क्षेत्र में जो छोटा पशु है, जो आवारा पशु है, उसकी जो समस्याएं हैं वो भयंकर समस्याएं हैं। पहले जो नकदी फसल होती थी, दाल होती थी, जो चना होता था, आपका दूसरी फसलें होती थी, मक्का होता था, उनको हम नहीं कर सकते। कारण ये कि जो आवारा छोटा फसल है, जो पशु है, वो कितना भयंकर तरीके से उस फसल को उजाड़ रहे हैं इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं आपको बता दूं, अभी 1 हफ्ता पहले की बात, 2 दिन लगातार, मेरठ की घटना, मेरी बात नोट कीजिए, 2 दिन लगातार जो छुट्टे पशुओं ने खेतों में 2 व्यक्तियों की हत्या की। एक औरत को एक सांड ने सींग पे उठाया, पटक दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, खेत में कोई नहीं था, उसकी मृत्यु। एक राहुल नाम का लड़का, बिल्कुल अगले ही दिन उसकी मृत्यु छुट्टा सांड ने की है, खुले हुए सांडों ने की है।
तो जो छुट्टासांड जो खुले हुए पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, उनकी समस्या इतनी भयंकर बन गई है कि फसलों को तो छोड़िए, वे आज की घड़ी में, आज के समय में जो किसान है उसको भी जिंदा छोड़ने के लिए तैयार। और इसके लिए जो जो दोषी है वो केवल और केवल योगी सरकार है। देश में यदि हक की लड़ाई हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सबसे आगे होते हैं। देशभक्ति की बात होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सबसे आगे होते हैं। और जब भी कोई देश में आंदोलन होता है तो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सबसे आगे होंगे। तो क्या कारण है कि राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है? नहीं, राजनीति में तो मैं नहीं मानता, अभी भी पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम नहीं है। देखिए, कमोबेश ये स्थिति तो मैं बताऊं आपको त्यागी सर कि पूरे देश की स्थिति है। आज स्थिति ये हो गई पूरे देश में कि जो राजनीति है, जो लोकतंत्र में होनी चाहिए, वो अच्छे लोगों की होनी चाहिए, अच्छी बातों की होनी चाहिए और अच्छे तौर तरीकों की होनी चाहिए। लेकिन आज जो देश में जो समय चल रहा है उसमें राजनीति में कहीं ना कहीं जो पतन हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि एक व्यक्ति आधारित एक राजनीति इस देश में हो गई है। अब किसी को नहीं पता है कि वो किसको वोट कर, वो कहेगा कि मैं तो मोदी को वोट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब समझाने का तात्पर्य ये है कि लोग आज चरित्र के आधार पर वोट नहीं कर रहे, वो पार्टी के आधार पर वोट कर रहे हैं, वो नेता के आधार पर वोट कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खासकर ये चीजें रही है, जैसे कि चौधरी चरण सिंह इस क्षेत्र के एक महान नेता रहे हैं, बड़े किसान हितैषी नेता रहे हैं। उन्होंने सदा विपक्ष की राजनीति की है। कारण यह कि विपक्ष की राजनीति जो करेगा ना, जो विपक्ष की राजनीति करेगा वो ही सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर सकता है। और इस क्षेत्र ने ज्यादातर जो विपक्ष की राजनीति की है और सरकारों का उसके प्रति कहीं ना कहीं द्वेष भाव कह लीजिए या कहीं ना कहीं भेदभाव रहा है। इससे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश राजनीतिक हल्कों में पिछड़ा है। बाकी अवेयरनेस यहाँ तक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी है। और यदि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत करता है तो वो केवल और केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान और यहाँ के लोग। पश्चिम उत्तर प्रदेश को किसान के नाम से, चौधरी चरण सिंह के नाम से और विशेष रूप से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, मेरठ क्रांति के नाम से जाना जाता है। वो लोग ये मानते हैं कि जब 1857 की क्रांति की बात आती है तो सीधे सीधे मंगल पांडे से जोड़कर देख लेते हैं। लेकिन जहां तक मैंने अध्ययन किया है कि जब मंगल पांडे को फांसी हुई तो धन सिंह कोतवाल ने मेरठ में अंग्रेजों सैनिकों पर फायरिंग कर दी थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को मंगल पांडे के साथ साथ धन सिंह कोतवाल बहुत बड़े नायक हैं। तो धन सिंह कोतवाल की मेरठ क्रांति और उनके गांव पर जो तोपों की जो लगा दी थी अंग्रेजों ने, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, धन सिंह कोतवाल जी 1857 की क्रांति के महानायक है। धन सिंह कोतवाल जी, दो नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, धन सिंह कोतवाल जी और बाबा साहमल तोमर जी। जो वर्तमान में बाबा साहमल तोमर जी बागपत जिले में बिजरोल गांव के रहने वाले थे और धन सिंह कोतवाल जी मेरठ जिले में पांचली गांव के रहने वाले थे। दोनों पहले मेरठ जिले में ही आता था। तो धन सिंह कोतवाल जी 1857 की क्रांति के महानायक। 1857 की क्रांति को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो मंगल पांडे को जाता है। लेकिन उसमें जो चिंगारी दी थी उसको जो आगे बढ़ाया था वो धन सिंह कोतवाल जी ने बढ़ाया था। वो उस समय कोतवाली के इंचार्ज थे वहां पे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने 836 जो कैदी थे उनको जेल से रिहा कराकर, उनको जेल से भगा करके उस जेल में आग लगाती थी। और वो सारे कैदी जो उन्होंने जेल से रिहा कराए थे उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करके दिल्ली की जो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर दिखा होता उनको साथ देने के लिए उस जंग आजादी में कूद गए थे। और उनके गांव में, क्योंकि अंग्रेज उससे जो है काफी मतलब नाराज हुए थे, उन्होंने उनके गांव को तोपों से उड़ा दिया था। और उस समय 400 लोगों की उन्होंने तोपों के गोले से जो उड़ाया था उसमें 400 लोगों की मौत हुई थी और जो बच गए थे उनको फांसी पे लटका दिया था। पांचली गांव की घटना है। और मेरठ जिले के एक और गगोल गांव में ऐसे ही ये घटना हुई थी जिन्होंने 1857 में हिस्सा लिया था क्रांति में। दशहरे वाले दिन उनके लोगों 10 लोगों को वहीं पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया था। गगोल गांव में आज तक मैं बता दूं सर, उसमें आज तक भी दशहरा नहीं बनाया। और जो धन सिंह कोतवाल का ये स्थिति है, जो बाबा साहमल तोमर की आपको बताऊं, बाबा साहमल तोमर बड़ौच क्षेत्र की उनको सूबेदारी बहादुर शाह जफर द्वारा की दी गई थी। 6000 किसानों की फौज को लेकर, 6000 किसानों की फौज को लेकर उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। और उनके पास जो हथियार होते थे क्या होते थे, भाले होते थे, लाठी होते। उन्होंने भाले और लाठी के दम पर अंग्रेजों की गोलियों का मुकाबला। और उन्होंने सरकारी खजाना जो बड़ौद तहसील का था, उनकी बहादुरी के कारनामे यहाँ की मिट्टी में जो कण कण में व्याप्त है, बच्चे बच्चे को पता है कि उन्होंने किस तरह अंग्रेजों से बहादुरी मुकाबला किया था। एक रोचक तथ्य मैं उनके बारे में
तोमर जी के बारे में आपको बता देता हूँ, बाबा सामल तोमर जी के बारे में, कि एक बड़ावत गांव है इधर, बड़का 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 गांव है बागपत जिले में, वहां पर उनकी शहादत हुई थी। तो जब उनको घेर कर अंग्रेजी ने मारा था, वो किसी की मुखबरी पे ही वहां पर उनकी वो हुई थी, तो उसकी जो शहादत हुई थी, आप यकीन मानो कि उनकी शहादत के 4 घंटे बाद तक जो अंग्रेज पुलिस थी उनके शव के पास जाने तक डरती रही थी। उनको ये भय था कि कहीं ना कहीं बाबा सामल तोमर ऐसा ना हो जिंदा हो। और भारतीय देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी बहादुरी के किस्से भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सबके किस्से हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दो व्यक्ति, मेरी जहां तक मैंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास पढ़ा, दो व्यक्ति ऐसे हैं, चंद्रशेखर आजाद, जब एल्फ्रेड पार्क में उनकी शहादत हुई थी तो अंग्रेज लोग जो है उनकी मृतदेह के पास जाने से भी हिचके थे। और दूसरी घटना ये थी बाबा साहमल तोमर की, कि उनकी मृतदेह के पास भी लोग नहीं गए थे। और विलियम जो उस समय कैप्टन थे उसके, अंग्रेजी पुलिस के जो अधिकारी था विलियम, उन्होंने अपनी पुस्तक आंखों देखी में लिखा है कि मुझे इतना गुस्सा हुआ कि जब मृतदेह के पास भी उसके सैनिक जाने से हिचकिचा रहे थे तो उन्होंने खुद अपने सैनिकों को गोली मार दी थी, अंग्रेजों को गोली मार दी। तो ऐसे ऐसे किस्से जो हैं, बसोद गांव है बागपत में, बसोद गांव है, बसोद गांव में भी वहां पे क्रांतिकारी गांव था। और जो मैं बताता धन सिंह कोतवाल जी का गांव पांचली गांव, बाबा सामल तोमर जी का बिजरोल गांव, गगोल गांव और बसोद गांव, ये गांव अंग्रेजों ने बागी घोषित किए थे। बागी, जैसे बागी बलिया बोलते हैं ना, तो ऐसे बागी बिजरोल, बागी बसोद, बागी पांचली, तो बागी घोषित किए गए थे। बिजरोल गांव में बाबा सामल तोमर की मदद करने वालों को, जो लोग उनको खाना पहुंचा, जो उनके छिपने में मदद करते थे, जो अंग्रेजों की सूचना देते, ऐसे 32 लोग। अभी पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम वहां किया था, तो हम सब लोग वहां गए थे, उस बरगद के पेड़ तक को हम लोगों ने नमन करवाया। तो ऐसा इतिहास है पश्चिम उत्तर प्रदेश। बरगद के पेड़ के बारे में थोड़ा बताइए उसके बाद। मैं बता रहा हूँ, बाबा सामल तोमर जी के गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। जब बाबा सामल तोमर ने अंग्रेजों से लड़वा लिया, उनके सरकारी खजाने को लूटा, उन्होंने जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पे जो पुल था, 2 बार उसकी जो अंग्रेजों की सेना वहां से क्रोध कर रही थी, उन्होंने छिपकर उस पुल को तोड़ा था। तो अंग्रेज नाराज हो गए थे इस बात से। तो उन्होंने बिजरोल गांव के 32 ऐसे लोगों को, जो उन्होंने बाबा सामल तोमर की मदद की थी, उनको फांसी पर चढ़ाया था। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ है, वो बरगद का पेड़ आज भी है, वहां आज भी कार्यक्रम होते हैं। तो उस बरगद के पेड़ पर बाकायदा 32 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिनको वहां पर फांसी पे चढ़ाया गया था। और बरगद के कमाल की पेड़ बात पर। ये देखिए, हाँ जी, बरगद। बरगद के पेड़ पर आज भी लोगों ने उसको संरक्षण करके उनका सबका नाम निकाला है। और 32 लोगों के नाम लिखे हैं जिन जिनको उनको फांसी दी गई थी। लेकिन मेरा मतलब दुख की बात यह है कि ऐसे ऐतिहासिक उस पर भी सरकार का ध्यान नहीं जाता। सरकार ने वहां कुछ नहीं किया है, कोई ऐसा उसको स्मारक नहीं बना। हाँ, गांव के लोगों ने, गांव के प्रधान ने, गांव के सब लोगों ने मिलकर वहां उसको एक स्मारक बनाने का प्रयास किया है। तो ऐसे ऐतिहासिक स्थल बागपत की इसमें है, जो हम लोगों को मतलब प्रेरणा भी देते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के अंदर एक जज्बा भी पैदा। इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई ली, करी, भाग लिया, और जिन लोगों ने देश के आजाद कराने में बलिदान दिया, उनके जो परिजन हैं वो जो है भुखमरी के कगार पर हैं और एक दयनीय स्थिति में है। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों से गद्दारी की और जिन लोगों ने मुखबरी करी क्रांतिकारियों की, वो आज सत्ता का मजा लूट रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, थोड़ी विवादास्पद बात जरूर होगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन बोलूंगा जरूर, क्योंकि सच्चाई को जो कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में इस देश में और इस प्रदेश में जिन लोगों की, जिन विचारधाराओं की सरकार चल रही है, उनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, ये मुझे कहने से कतई हिचक नहीं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और 1925 से और 1947 तक का 22 साल का सफर था। 22 साल के सफर में एक भी आरएसएस का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसा कार्यक्रम बता दे जो उन्होंने आजादी के आंदोलन में, आजादी देश को आजाद कराने के लिए किया। आज वो लोग जो आज सत्ता में सबसे बड़े राष्ट्रभक्त होने का दावा करते, लेकिन वो एक भी अपना आजादी के योगदान में, आजादी के लिए जो उनका योगदान है, उसमें कोई अपने किसी कार्यकर्ता द्वारा कोई प्राणों की बलिदान दी गई हो, उसको बता दीजिए। और ये कहने में मुझे कतई हिचक नहीं है कि जब गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई, तो उसके 5 दिन बाद 4 फरवरी
1949 को इस देश में सरदार पटेल ने, अब वो सरदार पटेल उनके आराध्य बने हुए सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, और ये कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि आरएसएस की गतिविधियां देश विरोधी हैं, आरएसएस की गतिविधियां देश के हित में नहीं है। गांधी जी की मृत्यु पर जिन लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, गांधी जी की मृत्यु पर जिन लोगों ने खुशियां मनाई थी, उन लोगों के हाथों में सत्ता है। तो ऐसे लोग, उन लोग कभी भी जो देश में जो शहीद हुए हैं, उनके कभी मतलब वो नहीं कर सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते। और आप ये देखिए कि हम लोगों का, खैर मैं इसमें कुछ हद तक कांग्रेस को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का भी लंबे समय तक शासन हुआ है इस देश में। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी मोरल शिक्षा का सबसे बड़ी शिक्षा क्या होनी चाहिए थी कि हमारी आजादी की बाद की जो पीढ़ी है उसको देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों से, उनके आदर्शों से, उनके जो ऊंचाइयां थी, उनका जो चरित्र था, उनकी जो नैतिकता थी, उसे सतही तौर से परिचित कराया। तो मैं ये मानना हूं यदि देश की अवनति आज है, यदि देश में आज भ्रष्टाचार व्याप्त है, यदि देश में आज छुआछूत व्याप्त है, यदि देश में आज वर्णव्यवस्था व्याप्त है, यदि देश में आज भूखमरी है, यदि देश में बीमारी है, यदि देश में अशिक्षा है, तो उसका एक मूल कारण यह है कि हमारी नौजवान पीढ़ी को, आजादी की बाद की जो पीढ़ी है, उसको कहीं भी हमारी सरकारों ने उनके जो देशभक्त थे उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से उनका सतही परिचित कराया। मैं एक कार्यक्रम के आपको बताऊं, मैंने लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा, मगर बेटा ये बताओ आप कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? तो सब लोगों ने कहा कि क्योंकि उन्होंने असेंबली में बम फेंका। सब बच्चों ने कहा। इस बात का सबको पता है कि भगत सिंह का जो परिचय कराया गया, उनके आदर्शों से कराया गया कि वो असेंबली में बम फेंका था इसलिए फांसी दी गई, जबकि उस केस में उनको फांसी नहीं हुई, फांसी हुई थी सांडर सत्ता केस में। और जब मगर भगत सिंह की विचारधारा क्या थी, तो वो कहते हैं भगत सिंह की विचारधारा, तो उनको लगता है कि बम और पिस्तौल की विचारधारा थी, लेकिन भगत सिंह की विचारधारा क्या थी? भगत सिंह पूंजीवाद के खिलाफ। 23 साल का नौजवान जो फांसी के फंदे को चूम लेता है, ये हम उनके बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, ये हमारी पीढ़ी को, आजादी के बाद की पीढ़ी को नहीं पढ़ाएगा। 23 साल की उम्र तक जाते जाते उन्हें तो मानते थे कि इस देश में यदि आजादी मिल भी गई तो उनकी चिंता ये थी कि अंग्रेजों से तो हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन आजाद तो इस देश की जो सारी विडंबना होगी, सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि इस देश को अंग्रेजों से इतना खतरा नहीं है जितनी पूंजीवादी ताकतों से खतरा है। और आज हो क्या रहा है, आप देखिए सर, इस देश में पूंजीवादियों का पूर्णतः कब्जा है। इस देश में निर्मला सीतारमण का 19 दिसंबर का, अभी 20 दिन पहले का आप बयान पढ़ लीजिए, उन्होंने ये कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के राइट ऑफ किए गए हैं, राइट ऑफ माफ किए गए हैं लगभग। वो कहते हैं राइट ऑफ करने का मतलब माफ नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ राइट ऑफ करने एक सम्मानजनक एक क्रम है। पहले उसको एनपीए करते हैं, फिर राइट ऑफ करते हैं, फिर बैंक के बट्टे खाते से निकाल देते हैं, उसकी रिकवरी फिर नहीं करते। जिस देश में पूंजीपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं, उसी देश में किसानों का एक एक पैसा, यदि किसी पे 10,000 रुपए भी किसान पे कर्ज है ना सर, तो तहसीलदार उसके घर पे जाके नोटिस चस्पा कर देता, उसकी रिकवरी कर देता, उसको जेल में ठूस देता। ये लोग कहते हैं कि पूंजीपति रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। अब बात यही तो है ना, पूंजीपति रोजगार दे रहे हैं। अभी कोरोना में सारे कारखाने ठप हो गए थे, किस किस एक सेक्टर ने, मुझे बता दीजिए, किस एक सेक्टर ने इस देश की जीडीपी को संभाला? केवल और केवल कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस देश की जीडीपी को संभाला। दिक्कत यही है कि यदि किसान कहता है कि मुझे मुफ्त में आप बिजली दे दो, मैं अपने खेतों की सिंचाई करूंगा, तो इन सारी सरकारों को पसीने आ जाते हैं। लेकिन एक कारखाना मालिक, एक उद्योगपति ये कहता है कि मैं कारखाना लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए जमीन भी मुफ्त देते हैं, बिजली भी मुफ्त देते हैं, टैक्स भी मुफ्त देते हैं। और फिर क्या होता है, वो कारखाना लगाता है, उससे प्रॉफिट कमाता है, और प्रॉफिट कमाने के बाद, अपनी झोली भरने के बाद, फिर सरकार के सामने रोता है कि मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया, मेरा टैक्स माफ करो। वो टैक्स भी माफ कर देता, लोन भी ले लेता। तो कमाल की बात ये, जिस पैसे को हमारी शिक्षा में, हमारे चिकित्सा में खर्च होना था, सड़कों पे खर्च होना था, बिजली पानी में खर्च होना था, उस पैसे को क्या किया आपने, उस लोन को माफ कर दिया। फिर क्योंकि बैंक कंगाल हो गए उस लोन को देने के लिए, सरकार क्या है, लोगों का पैसा उन बैंकों में डालती है ताकि बैंक कंगाल ना हो जाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, क्या मुझे एक बात बता दीजिए, अभी मैं एक उदाहरण जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का बताता हूँ। चीनी मिलें कहती हम तो बहुत घाटे में, हम तो बहुत घाटे में, हम किसानों को समय पे पेमेंट नहीं दे सकते, या इतना पेमेंट, इतना इस भाव नहीं दे सकते। आप मुझे बता दीजिए, कोई उद्योगपति इस दुनिया में ऐसा होगा जो घाटे का सौदा करता होगा? चीनी मिल मालिक, मेरे ध्यान में नाम क्या लूं उसका, एक चीनी मिल मालिक की एक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में लगाई थी, आज 42 चीनी मिलें हो गई।
क्या वो घाटे का सौदा करेगा? घाटे का सौदा कोई नहीं करता। लेकिन मेहरबानी क्या है, इस देश को जो कृषि प्रधान देश था, इन लोगों ने विदेशों की तर्ज पर ये सोचा कि हम इसको उद्योग प्रधान देश बना ले। और मेरा अपना मानना है, उद्योगों में गांधी जी कहा करते थे छोटे छोटे कल कारखानों के हितैषी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, उससे बेरोजगार काम करते मिलता है। 500 की जगह एक ही मशीन काम करने लगेगी तो क्या रोजगार मिलेगा? आज भी मेरा मानना है कि इस देश को यदि उन्नति करनी है तो इस देश की सरकारों को शहरों से ज्यादा गांव का ध्यान करना पड़ेगा, शहरों से ज्यादा गांव का विकास करना पड़ेगा और कारखानों से ज्यादा खेती का विकास करना पड़ेगा। पहले मैं बताऊं, मेरे पिताजी खेती करते थे, चरण सिंह सर। वो क्या काम करते, आस पास के जो उनके थे दूसरी बिरादरी के लोग होते थे जो गरीब होते थे, कम से 6-7 परिवार उस खेती पर निर्भर करते थे। मेरे पिताजी का ये था, उन्होंने सन 1972 में उनकी टीचिंग में नौकरी लग रही थी, लेकिन उन्होंने वो सर्विस नहीं की, उन्होंने अध्यापक का कार्य नहीं किया क्योंकि उनका अपनी खेती संभालने थी। आज स्थिति है, किसी के पास 100 बीघा भी जमीन है, किसी के पास यदि 7, 8, 10 एकड़ जमीन भी है ना, वो खेती नहीं करना चाहता, वो सिपाही बनना चाहता है, वो किसी फैक्ट्री में काम करना चाहता है, क्योंकि जानबूझकर इन सरकारों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया। और ये इसलिए बना दिया, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, इसलिए बना दिया क्योंकि चंद पूंजीपतियों की नजर इस खेती पर, इस जमीन पर, इस धरती माँ पर पड़ गई है। ये चाहते हैं कि किसान इतना मजबूर हो कि उस खेती को छोड़ दे ताकि ये गिद्ध, जो पूंजीपति गिद्ध है, उस जमीन पर कब्जा कर सके। हम लोग, मेरा जहां तक प्रश्न है, मैंने सदा इस चीज का क्या, मैं जब भी किसानों के पास जाता हूँ, जब भी कुछ बात कहीं भी बोलने का अवसर मिलता है, मैं तो किसानों को कहता हूँ धरती हमारी माता है। इसमें भले ही आपको ये कुछ हो सकता है घाटे का सौदा बना रहे हो, आपको फ्री में सिंचाई के लिए बिजली ना देते हो, उचित मुआवजा ना दे रहे हो या एमएसपी ना दे रहे हो, लेकिन कभी भी भूलकर इस धरती माता को इन पूंजीपतियों के हाथ में मत जाने दीजिएगा। आने वाला समय में धरती की वो कीमत होगी, इनकी दृष्टि पड़ गई है, क्योंकि कारखानों में पैदा होने वाले माल की तो एक सीमा होती है भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद इनकी नजर कहाँ पड़ेगी? खाद्यान्नों पे पड़ेगी, कृषि उत्पादों पे पड़ेगी। ये तो ये माना जा सब रहा हो रहा है, है। देश में ये माना जा रहा है कि देश का जो नेशनल मीडिया है उसने सरकार और पूंजीपतियों के दबाव में एक देश के युवाओं को भ्रमित कर दिया है। तो आप जो है इस कार्यक्रम के अंत में इस देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देश को, युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज आपकी जानकारी के जो माध्यम है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टोटल सोशल मीडिया है, या टीवी चैनल्स हैं, या अखबार है, उनके आधार पर जो चीजें आपके सामने परोसी जा रही है, कम से कम उसके आधार पर अपनी धारणा मत बनाइए। यदि सारे चैनल, यदि सोशल मीडिया ये कह रही है कि देश में महंगाई नहीं है, तो ये बात मत मानिए कि देश में महंगाई नहीं है। अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखिए, अपने घर की रसोई को देखिए। यदि सारी चीजें, सारा सोशल मीडिया ये कह रहा है कि देश में महंगाई नहीं है, देश में बेरोजगारी नहीं है, तो उनकी बातों को मत मानिए। आपके आसपास जो नौजवान पीएचडी करके, जो एमफिल करके, जो एमए करके, पोस्ट ग्रेजुएट होकर बेरोजगारी घूम रहे, उनकी बातों को देखिए और उस पर अमल कीजिए। इस सारी सोशल मीडिया ने, इस नकली मीडिया ने हमारी जो सोचने की शक्ति थी, हमारी जो बौद्धिक क्षमता थी, उसको हरण कर लिया और हम अपनी राय इस सोशल मीडिया को देख के बनाने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नवयुवक अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, अपने आसपास की परेशानियों को महसूस करें, अपने आसपास जो घटित हो रहा है उसको महसूस करें, और तब अपनी राय बनाएं कि वास्तव में क्या इस देश में महंगाई है या नहीं है, क्या इस देश में बेरोजगारी है या नहीं है, क्या इस देश में भुखमरी है या नहीं है, क्या इस देश में छुआछूत है या नहीं है। एक अंत में मैं बात, अभी मैं देख रहा था, कल की घटना है, कर्नाटक की है शायद, अमरावत कुछ जगह है, तो वहां की है। अभी एक दलित महिला को, उसका वीडियो आया है, बालों से पकड़कर खींचा जा रहा है क्योंकि उसने मंदिर में प्रवेश कर लिया। मतलब जिन बातों को आजादी की पहली सुबह से खत्म हो जाना था, जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, छुआछूत की व्यवस्था को, वो आज तक चल रही है। चरण सिंह सर, मैं आपको क्या बताऊं, इस देश में या मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। किसी दलित युवक को केवल इसलिए पीट दिया जाता है कि वो शादी में घोड़े पर बैठता है। किसी दलित युवक को केवल इसलिए पीट दिया जाता है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल चलाता है। किसी दलित युवक को केवल इसलिए पीट दिया जाता है कि उसने मूछ रखनी शुरू कर दी। और किसी को इसलिए घसीट लाया जा रहा है कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते। तो आज की नौजवान पीढ़ी से मेरा ये कहना है, दोस्तों, नौजवान साथियों, अपनी राय बनाओ अपने आसपास के वातावरण को देखकर, और इस नकली मीडिया को, इस सोशल मीडिया पे जो भ्रामक खबर है, इनको पढ़ने से पहले, इनको समझने से पहले, एक बार देश के स्वतंत्रता सेनानी, देश को आजाद कराने में जिन लोगों ने अपने
प्राणों का बलिदान दिया, एक बार उनके इतिहास को जरूर पढ़ लेना। एक बार शहीद भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, अशफाकुल्ला खान को, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को जरूर पढ़ लेना। यदि आप उनको एक बार पढ़ लोगे तो जो नकली ताकतें इस देश के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप खड़े होने का ऐसा ही प्रयास करेंगे, जैसा कि हमारा अमर शहीदों ने देश को आजाद कराने के लिए। सुमंदर ढाका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।